स्वागत है आपका हमारे इस पहले संस्कृत के हिंदी यूट्यूब क्लास पे। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी संधियां। और मित्रों, कई बार समस्या यह आती है कि हम पहचान नहीं पाते कि संधि के अर्थ में और संधि की परिभाषा में क्या अंतर है। तो मित्रों, संधि का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। जी हाँ, और संधि की परिभाषा है जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो पास पास होने के कारण उनमें उत्पन्न हुए विकार को हम संधि कहते हैं। उदाहरण से हम समझना चाहें तो आप यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण है हमारा राम धन आलय। मित्रों, जब हम यहाँ, और आप हमेशा याद रखें, संधि पूरे शब्द में नहीं होती है। संधि जो होती है वो प्लस से पहले वाले वर्ण में और प्लस के बाद वाले वर्ण में होती है। जब हम राम शब्द को खोलते हैं तो चूंकि हमें सिर्फ माँ से मतलब है तो हम माँ को खोलेंगे, तो इसमें से ये हिस्सा, जैसे आप छोटा बोलते हो, बाहर आता है। बाद में इसको आप अंडरलाइन कीजिए। देखिए यहाँ बड़ा धन लय, इससे हमें ऐसा कोई विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि जो संधि होनी है वो संधि यहाँ होनी है आपके आधन आ में। अब एक दीर्घ संधि का नियम आता है कि जब दो सजातीय वर्ण पास पास होते हैं तो मिलकर के वो दीर्घ हो जाते हैं। हमने देखा एक आ छोटा है, एक आ बड़ा है, एक आ हिस्सा है, एक आ दीर्घ है। और चूंकि समान है, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, तो मिलकर के ये दीर्घ ही होगा। तो बनने वाला शब्द राम में जब आप आ को जोड़ोगे तो हमेशा मित्रों याद रखो, हमें यहाँ पे दिए हुए स्वर की मात्रा जो होती है मात्रा वो ही लगानी है। तो बढ़िया की मात्रा जब इस हलंत वाले शब्द में लगाओगे आप, शब्द बनेगा रामा। हलंत यहाँ से हट जाएगा, बचा लय, तो शब्द बन गया रामालय। तो यहाँ जो विकार उत्पन्न हुआ, ये जो विकार उत्पन्न हुआ है आपका, इस विकार को ही हम संधि कहते हैं। मित्रों, दूसरी बात आती है कि संधि के भेद कितने हैं। तो संधि के मुख्य रूप से 3 ही भेद हैं। वैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमारे शहर में या हमारे नगर में या हमारे गांव में एक बाबा है और उन बाबा का नाम था संधि बाबा। संधि बाबा की 3 संतानें हैं। उसने अपने बड़े बेटे का नाम रखा अच, जिसे हिंदी भाषा में स्वर संधि भी कहते हैं। उसने अपने दूसरे बेटे का नाम रखा हल, जिसे हिंदी भाषा में व्यंजन कहते हैं। और उसने अपने तीसरे बेटे का नाम रखा विसर्ग। तो आप कह सकते हो कि संधि के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। मित्रों, जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं संधियों में, वो भी ध्यान दें कि हिंदी और संस्कृत में सिर्फ जो हमारे उदाहरण होते हैं उन्हीं में भिन्नता होती है, बाकी जो नियम होता है वो समान होता है। तो यहाँ से अगर आप दीर्घ संधि या अन्य संधियों को सीखते हो तो हिंदी की संधियाँ और संस्कृत की संधियाँ समान भाव रखती हैं। तो इसके 3 बेटे हुए संधि के, पहले का नाम अच, दूसरे का नाम हल, तीसरे का नाम विसर्ग। क्योंकि हम संस्कृत लेके चल रहे हैं, हम इन 3 ही नामों से इनको संबोधित करेंगे। अब इसका जो बड़ा लड़का था, या कह सकते हैं इसका जो पहला भेद है अच। अच की 5 संतानें हैं। उसने अपने पहले बेटे का नाम रखा दीर्घ, जिसे हम दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। दूसरे बेटे का नाम रखा उसने गुण संधि। तीसरे बेटे का नाम रखा उसने वृद्धि संधि। और आप इन संधियों को इसी क्रम में याद करें तो बड़ी आसानी से आप इनको सीख पाओगे। चौथे बेटे का नाम रखा उसने यण संधि। और 5वां जो पुत्र था, या 5वां उसका जो भेद है वो है अयादि संधि।
अभी आप समझ चुके हैं संधि के मूल रूप से 3 भेद होते हैं और उसमें से जो पहली संधि है अच संधि, उसके 5 भेद होते हैं। अभी मित्रों आज की जो हमारी संधि है, जैसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है हमारी दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि की परिभाषा कहती है जब दो सजातीय वर्ण पास पास होते हैं तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे मित्रों आप इस परिभाषा को लिखना चाहें आप उतार सकते हो, वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर सकते हो। और अब आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसमें आप विशेष रूप से आप जो याद रखने वाली बात है वो है दो सजातीय वर्ण। सजातीय वर्ण जैसे कि आ प्लस आ हो सकता है, ई प्लस ई हो सकती है, उ प्लस उ हो सकता है, रे प्लस रे हो सकती है। तो मित्रों समझने की बात यह है, चाहे दोनों आ छोटे हों चाहे दोनों आ बड़े हों, एक आ छोटा हो एक आ बड़ा हो, लेकिन बनने वाला प्रतिफल जो होगा इसका वो बड़ा आ ही होगा। कई बार हमारे मित्र इस गलती को परीक्षा हॉल के दौरान दबाव में भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि छोटा आ छोटा बराबर छोटा होगा, बड़ा आ बड़ा बराबर बड़ा होगा, या पहले छोटा आ रहा है और पीछे बड़ा आ रहा है तो बड़ा हो जाएगा, पहले बड़ा है और बाद में छोटा है तो फाइनली छोटा कर देते हैं। नहीं मित्रों, आपको बस यही याद रखना है कि आ के बाद आ आता है, चाहे दोनों छोटे हों चाहे दोनों बड़े हों, चाहे एक छोटा हो एक बड़ा हो, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें बस यही देखना है परिभाषा के अनुरूप कि दो सजातीय वर्ण होने चाहिए, समान दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बाद ई आ रही है, ई के बाद उ आ रहा है, उ के आगे आ रहा है, ये समानता नहीं है। तो वर्णों की अगर समानता है, अब चाहे दोनों हिस्सों हैं छोटे हैं, चाहे दोनों दीर्घ हैं बड़े हैं, वो मिलकर के बड़े ही होंगे। तो आ प्लस आ बड़ा आ होगा, ई प्लस ई बड़ी ई होगी, उ प्लस उ बड़ा उ होगा। ऐसे ही री प्लस के री बराबर बड़ी ऋषि ही होगी। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मित्रों हम पहला उदाहरण लेते हैं गौर धन अंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें पूरे शब्दों से दोनों शब्दों से मतलब है ही नहीं, हमें तो बस प्लस से पहले वाला वर्ण प्लस के बाद वाला वर्ण यही फोकस रखना है। तो देखिए हमने गौ शब्द को गौ ही रहने दिया, रा शब्द को खोला, और जैसे ही हमने रा शब्द को खोला उसके अंदर से हिस्सा बाहर आ गया, क्योंकि रा मित्रों का वर्ण से लेकर के ज्ञा तक यानी ज्ञानी तक प्रत्येक वर्ण के अंदर हिस्सा छुपा रहता है। यहां बाद में देखा तो हमें हिस्सा फिर देखने को मिला। अब हमने देखा हिस्सा के बाद हिस्सा आ रहा है, नियमानुसार हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं और जो शेष बचता है उसको वैसे ही रहने देते हैं। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका था कि हमारी जो संधियां होती हैं वो प्लस से पहले वाले वर्ण में और प्लस के बाद वाले वर्ण में होती हैं।
अभी पूरे वर्ण को हम मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो गौ र, रा में बड़ा जोड़ते हैं तो ये इसकी मात्रा आ जाती है, बचा क्या हुंग, तो शब्द बन जाएगा गौरांग। अभी देखिए मित्रों, एक उदाहरण है हमारा विद्या धन आलय। यह आपने देखा दोनों और छोटे थे। देखिए यहाँ हम प्लस से पहले वाले वर्ण को फिर बोलते हैं, तो प्लस से पहले वाले वर्ण पे हलंत लगाने के बाद जो स्वर बाहर निकलता है वो है दीर्घ आ, जिसे बड़ा बोलते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, पहला स्वर मिल चुका है। बाद वाला स्वर है फिर बड़ा आ, जिसे आप दीर्घ आ कहते हैं। शेष बचने वाला जो हमारे वर्ण है वो है ल और य। मित्रों आ के बाद आ रहा है, समान दो सजातीय वर्ण आ रहे हैं, जो प्रतिफल होगा वो होगा बड़ा आ। दोबारा से वर्णों को जोड़ते हैं, मात्रा आएगी यहाँ पे, हलंत हट जाएगा यहाँ से, बचा लय। शब्द बना हमारा विद्यालय। ऐसे ही मित्रों हम चाहे एक और उदाहरण देख लेते हैं, रत्न धन आकर। यह भी मित्रों देखिए, हम जैसे ही ना वर्ण को खोलते हैं, बाहर निकलने वाला स्वर है हिस्वा, बाद में दीर्घ। जैसा कि हमने आपसे कहा था, ये कर को रहने दो आप, क्योंकि हमें जो मतलब है, हमें जो फोकस करना है वो बेटा प्लस से पहले वाले वर्ण पे और प्लस के बाद वाले वर्ण पे, यानी प्लस से पहले वाले स्वर पे और प्लस के बाद वाले स्वर पे। तो देखा आपने, यहाँ हमारा हिस्सा आया और बाद में दीर्घ आ गया, बनने वाला प्रतिफल दीर्घ आ ही होगा। दोबारा से हम वर्णों को जोड़ते हैं, हलंत को हटाएंगे, आखिर से मात्रा आएगी, बचाकर हमारा बनने वाला शब्द होगा रत्नाकर। तो बच्चों आपने देखा, मित्रों आपने देखा, चाहे हमारे दोनों स्वर हिस्स हों या दोनों दीर्घ हों, अगर वो समान है तो आने वाला प्रतिफल दीर्घ ही होगा। इसी क्रम में हम कुछ एक उदाहरण देखते हैं मित्रों, जैसे कि परिधन इच्छा। तो मित्रों जैसा आपसे कहा था, सबसे पहले हम प्लस से पहले वाले वर्ण को बोलते हैं, तो यहाँ पे जब हम हलंत लगाते हैं, निकलने वाला परि ई, एक स्वर मिल चुका है, अंडरलाइन कर लेते हैं, बाद में मिलने वाला जो स्वर है वो है दीर्घ ई, छासे सोचा। क्योंकि मित्रों हमें जो मतलब है वो है प्लस से पहले वाले वर्ण पे और प्लस के बाद वाले वर्ण पे, बनने वाला प्रतिफल क्योंकि समान हैं, दोनों बहनें हैं, एक छोटी बहन है एक बड़ी बहन है, तो मिलकर के एक बड़ा निर्माण करेंगी, बड़ी बहन ही यह मान्य होगी। दोबारा से वर्णों को जोड़ोगे आप तो आप पाओगे यहाँ हमें अवगार वर्ण में बड़ी की मात्रा लगानी है। कुछ इस प्रकार हम लगा देते हैं, बसता है हमारा छा, बनने वाला शब्द है परीक्षा। देखते हैं जैसे कि अति धन एवं, यहाँ पे हम जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था, प्लस से पहले वाले वर्ण से प्लस के बाद वाले वर्ण से हमें मतलब है, यहाँ पे आपको हम छोड़ देते हैं, टी को खोलते हैं, तो टी को खोलने के बाद निकलने वाला स्वर जो है वो है हिस्सोई, बाद में हमें फिर हिस्सोई मिलता है। दोनों बहनें हैं, अब एक छोटी है एक बड़ी है, इतना सा थोड़ा सा अंतर है, तो बनने वाला जो वर्ण होगा वो हमारा स्वर होगा वो होगा दीर्घ ई। इसको जोड़ते हैं सभी वर्णों को, अब हलंत वाला वर्ण है जो कि दर्शाता है कि इसमें स्वर की कमी है, आगे हमें स्वर मिल रहा है बड़ी ई, बसता है हमारा वाह। वन्य वाला जो शब्द है वो है अतीत,
तो बेटा आपने देखा मित्रों, आपने देखा एक ही छोटी थी एक ही बड़ी थी, बनने वाला स्वर बड़ी है। यहाँ दोनों ही छोटी हैं, बनने वाला स्वर बड़ी है। तो जैसा कि आपको परिभाषा में बताया, चाहे दोनों स्वर छोटे हों या दोनों स्वर बड़े हों, हमेशा वो दीर्घ ही होंगे। इसी क्रम में श्री धन ईशः, अब चूंकि प्लस से पहले हमारे पास एक ही वर्ण है तो हम इसी को बोलते हैं बेटा। तो जैसे हम श्री को बोलते हैं, दीर्घ निकलती है, बाद में हमें एक और दीर्घ मिलती है, बचा सह। दोनों को जोड़ने पर बनने वाला स्वर है दीर्घ ई। पूरे शब्दों को, पूरे वर्णों को जोड़ते हैं बेटा, श्री में दीर्घ ई को जोड़ेंगे, बचा हुआ हमारा सह बन गया बेटा आपका श्री सह। इसी क्रम में हम थोड़े से ऊ के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि विष्णु, धन उदय, मित्रों हमें प्लस से पहले वाले वर्ण से मतलब है, विष को ऐसे ही रहने दो। ऋ शब्द को बोलते हैं तो ऋ में से हमें हिस्स ऊ बाहर निकलता नजर आता है, बाद में फिर हिस्स ऊ है, क्योंकि हमें दोनों स्वर मिल चुके हैं। और मित्रों यही पहचान है हमारी स्वर संधि की, कि जब प्लस से पहले वाला वर्ण प्लस के बाद वाला वर्ण अगर दोनों ही स्वर हैं तो निश्चित हमारे स्वर संधि का कोई भी एक भेद हो सकता है। वो हमारी दीर्घ संधि हो सकती है, वो हमारी गुण संधि हो सकती है, वो हमारी वृद्धि संधि हो सकती है, या हमारी कोई यण संधि हो सकती है, या आयाति। लेकिन आप ये याद रखें, प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों ही वर्ण यदि स्वर हैं तो वो हमारा स्वर संधि का ही उदाहरण होगा। आपने देखा दोनों भाई हैं, दोनों भाई छोटे हैं, एक छोटा ऊ है एक छोटा ऊ है, दोनों जब मिलेंगे तो बनने वाला ऊ बड़ा होगा। दोबारा से हम वर्णों को जोड़ते हैं, विष्णु बचा दया, शब्द बन जाएगा विष्णु दया। तो बच्चों आप समझ पाए हो कि जब समान वर्ण हमारे आएंगे तो मिल करके वो दीर्घ ही होंगे। इसी क्रम में बधु, धन उर्मी, यहां आप देखिए प्लस से पहले वाला वर्ण जो हमारा है वो है ध्रु, और इस पे हलंत लगाते हैं तो दीर्घ ऊ बाहर निकलता है। बाद में आपने देखा यहां दीर्घ ऊ। मित्रों कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे सोचते हैं कि छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, लेकिन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों ऊ मिलकर के बड़े ऊ का ही निर्माण करेंगे। तो देखिए मित्रों, वध हलंत वाला वर्ण है, इसमें हम स्वर जोड़ेंगे तो वर्ण बनेगा, हमारा शब्द बनेगा वधु, बचा मी, बधुर्मी। इसी क्रम में गुरु, धन, उपदेश, मित्रों हम प्लस से पहले वाले वर्ण को खोलते हैं तो इसमें से हमें, और देखो मित्रों कई बार बहुत से हमारे मित्र गलतियां कर जाते हैं। कई बार हमारे एग्जाम लोग होते हैं वो ये पहचान नहीं कर पाते हैं कि गुरु में बाद में आने वाला जो ध्रुव वर्ण है उसमें दीर्घ ऊ यानी बड़ा ऊ नहीं छोटा ऊ है। तो बेटा निकलने वाला जो हमारा वर्ण है वो है हिस्सो ऊ। क्योंकि कई बार ये हम समझ नहीं पाते कि छोटे ऊ की मात्रा रात पे कैसे लगाएंगे, तो हमें लगता है कि जो भी मात्रा है इस हिसाब से लग रही है पीछे की साइड, इस हिसाब से वो सभी बड़े ऊ की मात्रा होंगी। तो हमें लगता है कि गुरु में बड़ा ऊ होता है, लेकिन बेटा गुरु में छोटा ऊ होता है।
हमने देखा कि दोनों वाई छोटे छोटे आ गए, यानी समान वर्ण आ गए। तो दीर्घ संधि का जो एक नियम है वो यहाँ निश्चित होता है और इसको बड़ा वो हो जाता है। दोबारा से वर्णों को जोड़ेंगे, वर्ण बनेगा हमारा ग्रुप देशः। मित्रों आप यहाँ थोड़ा सा उतारना चाहें तो इसको उतार सकते हैं। ठीक है, इसी संधि का जो अंतिम नियम बचता है, क्योंकि इसमें आ से लेकर के री तक ही वर्ण आते हैं, अंतिम जो हमारा है वो है री। देखिए पितृ धन ऋण। तो मित्रों जैसा कि आपको हर बार बताया जा रहा है, हमें प्लस से पहले वाले वर्ण से मतलब है, तो हम सबसे पहले त्रि शब्द को खोलते हैं, हलंत लगाते त्रि के। तो जैसा आप उच्चारण कर पा रहे हो, त्रि री निकलने वाला स्वर होगा हिस्वरी। बाद में आप देखेंगे बाद में भी हिस्वरी है। जब दो हिस्वरी मिलेंगे, जब दो समान वर्ण मिलेंगे तो या मित्रों बनने वाला प्रतिफल दीर्घ ही होगा। शेष बचा आपका हणम, क्योंकि हमारी संधि जो होती है वो प्लस से पहले वाले वर्ण में और प्लस के बाद वाले वर्ण में होती है। बाकी हमें आगे वाला पीछे वाला जो वर्ण है वो सिर्फ हमें उतारने होते हैं। वर्णों को जोड़ते हैं। अब हलंत वाले काम में बड़ी दीर्घ की हमें मात्रा लगानी, तो बेटा ये दो बार, एक और दो, ये ऐसे आप लगा दोगे, बचा हणम। वर्ण हो जाएगा, शब्द हो जाएगा हमारा पितृ हणम। इसी क्रम में हम देखते हैं मातृ धन ऋणम। क्योंकि हमें प्लस से पहले वाले वर्ण से मतलब है, हम त्रि को खोलते हैं तो यहाँ भी री आती है, बाद में दोबारा से री करना होगा। प्रतिफल रूप बड़ी ऋषियां बन गई। वर्णों को जोड़ते हैं हम मातृ हणम। आप इनको उतार सकते हो। इसी क्रम में हम एक उदाहरण और देख लेते हैं जो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कई बार मित्रों आप हमारे बंधु और गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है यहाँ पे प्लस से पहले ता है और ता में रा है। वो क्या करते हैं, कई बार ऐसे करके और यहाँ से रा को बाहर निकाल देते हैं। मित्रों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी वर्ण में हम यहाँ वर्ण में जब भी हम हलंत लगाते हैं तो उससे व्यंजन नहीं स्वर बाहर निकलते हैं। कर्तृ, यहाँ जो उच्चारण हो रहा है वो री का हो रहा है, रा का नहीं हो रहा है। रा का उच्चारण तो मित्रों का और ता के बीच में हो रहा है। कर त्रि सबसे अंतिम स्वर जो हमारा आया, उच्चारण जो आया वो री का आया, तो निकलने वाला जो वर्ण है वो रा नहीं री होगा। बाद में दोबारा से फिर हमें मिला है दूसरा स्वर, जो बचा हुआ है इसे उसको आप छोड़ सकते हैं। आपने देखा दोनों दिन छोटे हैं, मिलकर के दीर्घ होंगे और बनने वाला जो हमारा शब्द होगा वो होगा कर्तृ। तो मित्रों ये हमारी दीर्घ संधि थी। आपने कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको पहचाना होगा, समझा होगा। और मित्रों अगर आपको हमारी ये क्लासेज ठीक लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को, हमारे इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। और चलते चलते सभी जो हमारे उदाहरण हैं उनको एक बार आप देख लें। धन्यवाद।